साहित्य निधि में सुनिए देश की अग्रगण्य साहित्यकारों में एक डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी देखेगा सारा गांव बंधु। प्रस्तुत है कहानी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। निराला। पापा की अलमारी खोलकर देख रहा हूँ। अलमारी लगभग 30 साल पुरानी है। उसका हैंडल ढीला हो गया है। खोलते वक्त चूं चूं की आवाज़ निकलती है और जोर लगाने पर झटके से एक पल्ला खुल जाता है। कितनी बार पापा से बहस होती थी कि इस अलमारी को फेंक दो, देखने में कितनी गंदी लगती है। खोलते बंद करते वक्त इसकी आवाज़ों से धक्का सा लगता है। पर पापा कहाँ मानने वाले थे। इतने तर्क देते थे कि मैं चुप होकर उनका रहस्यमयी मुस्कान से भरा चेहरा देखने लगता था। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे पापा कभी भी इस खड़खड़ाती अलमारी से बाहर नहीं निकालते थे, न किसी को अपना सामान रखने देते थे। चाबी तो कोई ले ही नहीं सकता था। ऐसी क्या चीज़ है पापा जिसके लिए आप अलमारी को हमेशा लॉक करके रखते हो? खजाना है, मेरे जीवन का बेशकीमती खजाना, वे मुस्कुराते हुए बोलते थे। आज पापा का वही खजाना मेरे हाथों में आने वाला है। किसी पुरखिन की तरह खड़ी इस अलमारी के पहले खंड में कुछ किताबें हैं। उलट पलट कर देखता हूँ तो सारी किताबें शायरी की हैं। ये किताबें किसी ने गिफ्ट की थी। देने वाले का नाम केवल SK लिखा है और तारीखें भी लिखी हैं जो अलग अलग हैं। पापा के जन्मदिन के आगे पीछे की तारीखें हैं। SK कौन कौन है ये? पापा के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को तो मैं जानता हूँ, तो फिर ये कौन है? इस SK से पापा का क्या संबंध है? दूसरे खंड में वे तमाम किताबें हैं जिनका विषय प्रेम है। प्रेम आधारित कहानियाँ और प्रेम आधारित उपन्यास। विश्व की श्रेष्ठ प्रेम कहानियाँ, हिंदी की श्रेष्ठ प्रेम कहानियाँ। इन किताबों के साथ एक सूची भी है जो उन्होंने किसी से बनवाई होगी। क्या यही पापा का खजाना था? मैं हर किताब को झटकार कर रखता जा रहा हूँ। धूल और लंबे अरसे से दबे होने के कारण पीले पड़ते कागज़ों के बीच कोई डायरी नुमा चीज़ है, पैकेट में लिपटी हुई। उससे अजीब सी गंध आ रही है। उसे झाड़कर पोंछकर पैकेट खोलता हूँ। उसमें डायरी ही है, बिना दिनांक और वर्ष वाली डायरी। उस पर जमी गर्द को साफ करता हूँ कि अचानक हाथ थम जाते हैं और मुंह से चीख निकल पड़ती है। पापा, पापा! इन्हीं हाथों से मैं उन्हें हॉस्पिटल की मर्चुरी में रख कर आया हूँ। शरीर भारी भारी हो गया था। चेहरा वैसा ही साफ सुथरा और शांत था, भरा भरा। पापा के गाल कितने चमकते थे, पर तब ठंडे पत्थर की तरह हो गए थे। आंखें बंद। इन बंद पलकों के पीछे स्पंदनहीन हो गई आंखों में जीवन के, उल्लास के, शरारतों के, मुस्कुराहटों के इतने निराले रंग होते थे कि उनके हृदय की भाषा आंखों में उतर आती थी। मैं कहता था, पापा आपके अंदर कोई खुराफात चल रही है। किसको बेवकूफ़ बनाने का प्लान बना रहे हो, या कोई और बात है पापा? आज उन्हीं आंखों में 64 साल की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई है। उनके दोस्त ने आकर कहा था, बेटा पापा तो चले गए पर उनकी आंखें इस दुनिया को देख सकती हैं, यदि तुम लोग चाहो तो। कैसे? उनकी आंखें डोनेट कर दो। नहीं, मैं लगभग चीखते हुए बिलखते हुए बोला था। पुण्य का काम होगा बेटा, कोई एक नेत्रहीन व्यक्ति देख सकेगा। मैंने तो अपने माता पिता की बॉडी तक दान कर दी है। नहीं अंकल, आप महान हैं, आप कर सकते हैं। मैं पापा के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आने देना चाहता हूँ। उनकी खूबसूरत आंखें तो हरगिज़ नहीं। तभी तो बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, अपनी माँ और भाई से सलाह ले लो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। बुरा मत मानना बेटा, ये आंखें अग्नि में जल ही तो जाएंगी, पर डोनेट कर दोगे तो सुरक्षित रहेंगी। इनसे किसी एक व्यक्ति को अंधेरे से मुक्ति मिल जाएगी। मेरी बात कड़वी है पर सच है बेटा। प्लीज़ अंकल। भाभी जी समझाओ ना, अभी ये बच्चा दुखी है इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहा है। वो नहीं चाहता है तो मत फोर्स करिए, आप देख रहे हैं ना उसकी हालत। वो मूर्खता कर रहा है पर आप तो समझदार हैं। मत करिए ऐसा, माँ लगभग हाथ जोड़कर सिसकते हुए बोली थी। मैंने उनकी तस्वीर को पलट कर रख दिया। मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ। नीचे का खंड बेतरतीब सा भरा है
उनके पैंट शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर और टॉवल। एक तरफ माँ के लंबे चौड़े दुपट्टे रखे हैं जिन्हें वे लुंगी की तरह लपेटते थे, दूसरी तरफ कंबल। पापा ढंग की लुंगी नहीं ले सकते क्या? अरे प्यारे, ये सॉफ्ट है जो मेरे नाजुक गोरे बदन पर चुभते नहीं हैं। आपसे कोई नहीं जीत सकता, मैं झुंझला उठता था। सचमुच पापा बेहद खूबसूरत थे। भरी गहरी दिपदिपाती आंखें जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, घने ग्रे कलर के बाल। पापा अपने बालों को सेक्सी बाल कहा करते थे। हमेशा इतरा कर बोलते थे कि लड़कियां और महिलाएं मेरे खूबसूरत बालों का राज पूछती हैं, और जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं अपने बालों को साबुन से धोता हूँ तो वे यकीन ही नहीं करती। जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जा रहे थे तो घर पर ही उनके बालों की कटिंग करवाई थी। नाई बार बार बोल रहा था कि अरे साहब, आपके बालों से तो पूरी चादर भर गई है। तब भी पापा ने बोला था, बाल तो दोबारा आ जाएंगे। तब किसी को क्या पता था कि वे बाल अंतिम बार कटवा रहे हैं और फिर कभी उनके बाल नहीं आएंगे। काश मैं उन बालों को रख लेता, पर कुदरत का कैसा नियम है कि सिर पर लगे बाल और उंगलियों में चिपके नाखून जैसे ही कटकर अलग होते हैं, उनसे अजीब सी घिन लगने लगती है। सिर पर छितरे बालों को छूना, सहलाना, धोना, चमकाना कितना अच्छा लगता है। हजारों कविताएं और शायरी लिखी हैं बालों पर। पापा के बाल ऐसे ही चमकीले, घने और सुंदर थे। उफ! मैं सिर की चटकती नसों को बार बार दबा रहा हूँ, धुंधलाती आंखों को पोंछ रहा हूँ। उनका एक एक सामान साफ करके जमाता जा रहा हूँ। पेन, डायरी, लिखे और कोरे कागज़, पैड, दवाएं, सभी तरह के सिक्के, कई देशों की करेंसी, मेरे और भैया के बचपन के फ़ोटो, दादा दादी के साथ वाली फ़ोटो और बैग के दूसरे हिस्से में उनके संभाल कर रखे गए रुपए। छोटे बड़े नोट तह बनाकर रखे गए हैं। ये वही नोट होंगे जो पापा माँ से वसूल करते थे। माँ को अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तब पापा माँ को एक ही शर्त पर उधार देते थे कि वे दोगुना करके पैसे वापस करेंगी। इस हिसाब किताब में पापा के रुपए डबल हो जाते थे और माँ के पास आधे रुपए रह जाते थे। माँ भी हंसती थी कि चलो, कोई एक आदमी तो पैसा बचा कर रखता है। वे खर्च तो करते नहीं हैं, इमरजेंसी के समय दे देते हैं, यही बड़ी बात है। मैं उनके पैसों को संभाल कर वहीं रख देता हूँ। इस समय मुझे पैसों से ज़्यादा उनकी शेष चीज़ें देखनी हैं। पर डायरी के बीच एक पर्चा भी है जिसमें रुपए पैसों का हिसाब लिखा है। शांति 6,000, गौतम 10,000, निरंजन 3,000। तो क्या ये पैसे लौटाने हैं या वापस लिए गए हैं? पता करना पड़ेगा कि आखिर इन रुपयों का माजरा क्या है। मैंने उनके सारे कपड़े तह बनाकर रख दिए हैं। अलमारी के कोने में एक बैग दिखाई दे रहा है। मैं जल्द से उसे निकालता हूँ। मैं बैग को हिलाता डुलाता हूँ, फिर ठहरता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। कागज़, चिट्ठियाँ या रुपए? अजीब सी थरथराहट मेरे भीतर दौड़ रही है। खोलूँ या नहीं? खोलकर देख लेना चाहिए। बैग सामने रखा है और मैं उसको खोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? लग रहा है पापा की ठंडी देह मेरे सीने से आकर चिपट गई है। मेरा पूरा शरीर झंझनाहट से भर गया है। मैं उठकर दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ कि कोई अंदर नहीं आए। अब मैं हूँ और पापा का रहस्य लोक। पिछले साल जब मैं अमेरिका जा रहा था तब पापा ने मुझसे कहा था, बेटा, जब कभी तुम्हें समय मिले तो तुम कैलिफोर्निया ज़रूर चले जाना। वहाँ मेरा एक ख़ास दोस्त रहता है। वो तुम्हारा दिल से स्वागत करेगा और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेलापन फील कर रहे हो तो उसके पास चले जाना। पापा, वहाँ जाकर मुझे पढ़ाई करनी है और विदेश जाकर सब भूल जाते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो आने वाले को एंटरटेन करे। वो वैसा नहीं है। अच्छा, देखा जाएगा। फिर बीच में पापा ने अपने दोस्त को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। पापा ने पता नहीं क्यों अपने उस दोस्त के बारे में बताना ठीक नहीं समझा था, या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मुझे याद है जब मैं दोबारा भारत आया था तब पापा मुझे अपने साथ अपने जन्म स्थान और जंगल घुमाने ले गए थे। बस हम दोनों थे। घने जंगल, जंगलों के बीच छाया, धूसर अंधेरा। परिंदों की हजारों आवाज़ें मिलकर अजीब सा स्वर पैदा कर रही थीं। स्वर या शोर मैं पकड़ नहीं पा रहा था। जानवरों की उपस्थिति, उनकी आवाज़ें, पदचाप सुनकर मैं कौतुक से भर जाता था। हजारों प्रजातियों के विशाल पेड़ जो मैंने पहली बार देखे थे, पर पापा को एक एक पेड़ की तथा जानवरों की जानकारी थी।
जानवरों और पेड़ों के नाम, उनका स्वभाव, उनकी विशेषताएं और कौन कौन से जानवर इस जंगल में कहाँ हैं, सबके बारे में जानते थे। वे बीच बीच में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनकर बताते जाते थे कि ये फलां पक्षी की आवाज़ है। मैं तो कहता, पापा क्या आप मोंगली थे? पापा को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पापा का बचपन इसी आदिवासी इलाके में जंगल, पक्षियों और जानवरों के बीच बीता था। वे वहाँ की धूप और छाँव, गर्मी और सर्दी, बारिश और पतझड़ के बारे में बता रहे थे। वे उन जंगलों में रहने वाले लोगों के जीवन, उनके त्योहारों और उनके संघर्षों के बारे में जानकारी दे रहे थे। पापा को इतनी नॉलेज होगी, मुझे पहली बार पता चला था। मैं तुम्हारी माँ को यही सब दिखाना चाहता हूँ, पर उन्हें फुर्सत ही कहाँ है। वो तो भागती रहती है। ये भागना दौड़ना हर किसी के वश का है भी नहीं। उसमें असीम ऊर्जा है। वो यात्राएं कर लेती है, घर संभाल लेती है, अपना काम भी कर लेती है। पापा अपने स्कूल ले गए थे, मिशन स्कूल, गांव के किनारे बना अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल जो अब पुराना और जर्जर हो गया था। मेधावी छात्रों की सूची एक बोर्ड पर लगी थी जिसमें पापा का नाम भी लिखा था। फादर बूढ़े हो गए थे, लकड़ी के सहारे चल पाते थे, आंखों से कम दिखाई देता था। पापा का नाम सुनते ही उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर उनके दोनों हाथ पकड़कर बैठे रहे थे। वे धीमी आवाज़ में कह रहे थे, मुझे लगता था कोई नहीं आएगा, पर तुम आए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम सबकी प्रोग्रेस देखकर मैं प्राउड फील करता हूँ। तुम्हारे फादर को लोग आज भी याद करते हैं। वे बहुत दयालु थे। उन्होंने डॉक्टर होकर यहाँ के लोगों की सदैव सेवा की थी। जितने भी लोग पापा को पहचानते थे, वे सब पापा से मिलने आ गए थे। उनका प्यार, उनकी आत्मीयता देखकर मैं चकित रह गया। इतने वर्षों बाद भी ये लोग पापा को भूले नहीं हैं। वे सब पेड़ के नीचे बैठकर अपने अपने बचपन को याद करके ठहाके लगा रहे थे। खाने पीने की चीज़ों का ढेर लग गया था। वहाँ के स्पेशल चावल का एक कट्टा पापा के लिए बांध कर रख दिए गए थे। एक दोस्त ने उन्हें पिंजरा सहित तोता भेंट किया था, क्योंकि पापा ने बचपन में तोता पाला था जो उड़कर कहीं चला गया था। हम 4 दोस्त थे, पापा बता रहे थे, सब एक से बढ़कर एक। तुम सबसे मिले हो। विजय तो चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुआ है, दिनेश एसपी है, नरेंद्र मेरे साथ ही था, वो बाद में दुबई चला गया। और वो दोस्त जो अमेरिका में है? पापा एकाएक चुप हो गए। लगा जैसे मैंने उनका मुंह दबा दिया हो। आपने बताया नहीं? मैंने उनको टोका था। तू अपनी माँ को तो नहीं बताएगा? क्या कोई उल्टी सीधी बात है? मेरा दिल धड़कने लगा था। माँ को पता नहीं चलना चाहिए। अब इतने वर्षों बाद मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। पापा गंभीर हो गए थे। मैं घबराहट महसूस कर रहा था। माँ से कोई भी बात छुपाना उनके साथ धोखा करना होगा, लेकिन ये बातें पापा की शादी के पहले की बातें होंगी, जब माँ उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। शादी के पहले की बातों का असर बाद में सब तहस नहस कर देता है। ऐसा क्यों? नहीं बताऊंगा। पापा मेरे आश्वस्त करने के बावजूद भी कुछ नहीं बोले। वे कोई गीत गुनगुना रहे थे या गीत के बहाने उस बात को अपनी ज़ुबान पर ला रहे थे। हम लोग कभी कभी उन्हें राजेश खन्ना और जगजीत सिंह कहकर उनके संगीत प्रेम और अभिनय की तारीफ किया करते थे, क्योंकि पापा दोनों के प्रशंसक और दीवाने थे। मैंने उन्हें दोनों की मृत्यु पर रोते हुए देखा था। अच्छा पापा, ज़्यादा नौटंकी मत करो, बताना है तो बताओ, मैंने जानबूझकर लापरवाह बनते हुए कहा। वो मेरे साथ पढ़ती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई? कितनी लड़कियां साथ में पढ़ती हैं? वो कितनी लड़कियों में से नहीं थी। परी थी, मोनालिसा थी। हाँ, परी ही थी, मोनालिसा ही थी, पर साथ में बेहद इंटेलिजेंट, गंभीर स्वभाव की, अपने काम से काम रखने वाली लाखों में एक थी। आप क्या उनको प्यार व्यार करते थे? अबे साले, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे प्यार नहीं हो गया गोलगप्पा हो गया। कॉलेज लाइफ में तो सबके साथ ऐसा होता ही है। तू नहीं समझेगा। तूने प्यार किया तो समझाओ ना। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। फिर क्यों नहीं की? क्योंकि हम उस लायक नहीं थे। हमारे बाप को पहले नौकरी चाहिए थी, फिर अपनी बेटियों की शादी, और तुम्हारे दद्दू को अपनी जाति की लड़की चाहिए थी, जिसे वे लेकर आए भी, यानी मेरी माँ को।
हाँ, वो साउथ इंडियन थी। उसके माता पिता भी कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इसमें तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं था, पर मैंने अपने बाप को कभी माफ़ नहीं किया था। उन्होंने मेरे जीवन का रस निचोड़ लिया था, मेरे सपने छीन लिए थे। उस लड़की ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था। वो मेरी पैसों से मदद करती थी, मेरे असाइनमेंट बनाती थी, फाइलें तैयार करती थी। वो एक प्रेम से भरी लड़की थी जो दुनिया के नियम कायदों से परे थी। मेरी और उसकी प्रेम कहानी को सारा कॉलेज जानता था। मैं आज तक ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ से वो प्रेम किया ही नहीं जिसे प्रेम कहते हैं। बस धीरे धीरे हम एक दूसरे के आदी होते गए। घर संसार बसने के बाद बच्चों के साथ दो इंसान जिंदगी निभाने के आदी हो ही जाते हैं। तुम्हारी माँ बहुत भोली है, सच्ची है, उसको मैं दिल से प्यार नहीं कर पाया। मैं अंदर से ऐंठता सा जा रहा था, जैसे सांप कुंडली मार कर बैठ जाता है, कब फुफकार मार ले, डस ले। मैंने अपनी चीख को, अपनी क्रोध को ज़बरदस्ती रोका। जब मुझे लगा कि उसकी शादी तय होने जा रही है तो मैंने नींद की गोलियां खा ली थी। 2-3 दिन एडमिट भी रहा था। वो हॉस्पिटल में देखकर बिना बात किए चली गई थी। उसकी निगाहों का मैं सामना नहीं कर पाया था। आज तुम्हें ये कहानी झूठी लग रही होगी, क्योंकि आजकल कोई प्रेम करता ही नहीं है। प्रेम के लिए न लड़ता है, न तड़पता है, न रोता है। प्रेम पाने के लिए हिंसा करता है या बदला लेने के लिए अपने प्रेमी प्रेमिका को बर्बाद कर देता है। फिर मैंने महसूस किया मेरे आंसू भीतर से उमड़ रहे थे अपनी माँ के लिए। माँ ने क्यों और कैसे ये सब बर्दाश्त किया? माँ का क्या दोष था? उन्हें कोई और आदमी मिलता तो कितना प्यार करता। ये तो अपने प्रेम में तड़पते रहे, उसे याद करते रहे, और जो माँ सामने थी उसको नेग्लेक्ट करते रहे। पापा, आपको माफ़ नहीं किया जा सकता है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। मुझे मालूम था तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेटा राजा, ये सब सुनने के लिए जिगरा चाहिए। मुझ में जिगरा नहीं है पापा, मैंने मन ही मन कहा था। शादी करके वो बेंगलोर चली गई थी, क्योंकि उसका पति वहीं पर था। मैं ठगा सा अपने आप को कोसता रह गया था। मैंने गुस्से के मारे तुम्हारे दद्दू से 2 साल तक बात नहीं की थी। बस उनको पैसे भेज देता था, उन्हें पैसा ही चाहिए था ना। उनसे आपकी बात होती थी? मेरा दिल फिर से धक धक करने लगा। पता नहीं पापा क्या उत्तर दें और माँ के लिए मैं क्या महसूस करने लगूं। कभी कभार, हालांकि वो मना करती थी लेकिन रोती भी थी। उसे यहीं भारत में बेंगलोर रहना था, नौकरी करनी थी। वो बहुत अच्छी भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। 1 साल बाद ही वो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। वहाँ पहुँचकर उसने एकमात्र पत्र लिखा था। वो भी जानते हो कितना लंबा? कितने पेज का? यकीन करोगे, 29 पेज का। पत्र क्या था? उसकी रोज़मर्रा की बातों का, उसके दुखों का दस्तावेज था। मैं चुप। मेरे भीतर समंदर की लहरें उठ रही थीं। पापा, वो पत्र कभी माँ के हाथ आ गया तो? नहीं, वो पत्र घर में नहीं है। अमेरिका जाकर उसको पछतावा हुआ कि उससे गलती हुई थी। वहाँ से फ़ोन करती थी, रोती थी। अब तो बहुत भारतीय अमेरिका में हर शहर में हैं, तब बहुत कम लोग जाते थे। वहाँ वो एकदम अकेली थी। उसकी मेहनत से प्राप्त की डिग्री बेकार चली गई थी। बच्चे भी नहीं हुए। उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता था। मैं चुप, मैं स्तब्ध, मैं सदमे में। तुम इस बार मिलने जा सकोगे? उसके हस्बैंड पूछेंगे तो क्या, बता देना मिलने आए हो। मैं जाऊंगा तो माँ को क्या बताऊंगा? मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुरंत अपनी बात से पलट गया। माँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, मेरे लिए ईश्वर के समान है। मानता हूँ कि वो पापा का अतीत था और माँ वर्तमान है, पर मैं हर बार माँ को ही चुनूंगा, माँ का ही पक्ष लूँगा। जब हम लौट कर आए तो पापा चुपचाप अपने काम में लग गए थे। पता नहीं क्यों उसके बाद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई थी। लाल रंग के कपड़े का थैला मैंने हाथ में लिया हुआ है। खोलूं या नहीं, क्या पता क्या निकले। वो सब देखकर कहीं मैं पापा से घृणा न करने लगूं। 2-3 गठान बंधी थी, उसके ऊपर काली पीली धूल चिपकी थी। मैंने थैले की बद्दियों में लगी गठानों को बड़ी मशक्क़त से खोला। देखा, भोपाली बटुआ, चांदी की पायलें, मोती के कंगन और छोटी छोटी गिफ्ट थी। ये सारी चीज़ें पापा मेरे द्वारा भिजवाना चाहते थे। मैं तब उन पर चिल्ला पड़ा था। पापा बस करो, मैं आपकी चीज़ें देने जाऊं, आपने सोच भी कैसे लिया? मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता।
प्लीज़ पापा, अब तो माँ के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। बेटा, उसकी माँ नहीं है, पिता बीमार हैं, वो वहाँ से आ नहीं सकती है, मैं तो मिलने जा नहीं सकता। फिर उसी रात पापा ने बाहर जाकर कॉल किया था, लो मेरे बेटे से बात करो। मैं डर कर हड़बड़ा कर उनसे बात कर रहा था। मैं चोर था, अपराधी था, मैं माँ के साथ धोखा कर रहा था, और पापा पापा माँ के साथ आज भी छल कर रहे थे। वे प्रेम उसी को करते थे और रहते माँ के साथ थे। सारी सुख सुविधाओं का, सेवा का फ़ायदा उठाकर माँ के साथ सीधे साधे इंसान बनकर रह रहे थे, लेकिन उनके दिल दिमाग में वही रहती थी। फ़ोन रखते ही मैं चिल्ला पड़ा था, पापा आप आज भी उससे उससे नहीं, उनको बोलो। पापा का स्वर भी बदल गया था। आइंदा मुझसे बात मत करना। सुन, मैंने तुम्हारी माँ को कोई धोखा वोखा नहीं दिया। बताओ क्या छल किया? मैं केवल उसको मॉरल सपोर्ट करता हूँ। बात तो किसी से भी की जा सकती है। ऐसे तो किसी के साथ भी रहा जा सकता है, फिर उन्हीं के पास चले जाओ। ये किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू? उस बात का वहीं अंत हो गया था, पर तनाव पापा और मेरे बीच बर्फ की तरह जम गया था। मैं उनका सामान लिए बगैर अमेरिका आ गया था। रास्ते भर तरह तरह के ख्याल आते रहे थे। पापा के प्रति वितृष्णा का भाव भर गया था। माँ सोचती होगी पापा उन्हें प्यार करते हैं, पर माँ नहीं जानती कि पापा उन्हें नहीं किसी और को प्यार करते हैं। अगर माँ को कभी पता चल गया तो मेरे पास एक ही जवाब होगा कि यह शादी के पहले का संबंध था। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जा रहा था। हे भगवान, इंसान कितने झूठे सच्चे चेहरों के साथ जीता है। बाहर से किसी ने पुकारा तो मेरी चेतना लौटी। स्मृतियों का दरवाज़ा बंद हुआ। अकेले में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पापा की अलमारी जमा रहा हूँ। उनके कपड़े निकाल लेना, किसी को दे देंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? परसों पापा का अंतिम संस्कार होगा और आप उससे पहले ही सब फेंक देना चाहती हो। हमारे यहाँ मृतक व्यक्ति के कपड़े रखते नहीं हैं, बुआ मुझे समझा रही थी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। और सुनो, कोई भी पापा की किसी चीज़ को नहीं देगा। मैं गुस्से में बोल रहा था। माँ और बुआ अवाक सी मेरा चेहरा देखे जा रही थी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ, कहकर मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सारी चीज़ों को उसी तरह लपेट कर रख रहा था। पापा की कविताओं की डायरी के बीच ही लिखे रखे थे वे खत जो उन्होंने पोस्ट नहीं किए थे। क्या पढ़ना चाहिए? पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। मुझसे बर्दाश्त होगा ये सब? ये पत्र लिखे थे 1984 से 2010 के बीच, क्योंकि हर पत्र पर तारीख और समय लिखा था। डायरी में केवल कविताएं लिखी थीं, कई जगह शेर व शायरी भी। पापा ने कभी नहीं बताया था कि वे कविताएं लिखते हैं। वे दूसरे नाम से कविताएं लिखते थे, जिसका उपनाम था तड़प। घंटों की उहापोह और बेचैनी के बाद मैंने पत्र पढ़ने का निश्चय किया, इस कबूलनामे के साथ कि पापा माफ़ कर देना, इनके साथ मैं पूरी ईमानदारी बरतूंगा। मैंने पहला पत्र खोला। प्रिय हिमानी, दिनांक 16 दिसंबर 1985। कैसी हो? पिछले माह मेरी भी शादी हो गई। शादी क्या थी, मेरे लिए तो एक औपचारिकता थी, जैसे कोई तमाशे में जाकर शामिल हो जाता है। मैं तो एक पुतले की तरह था, लड़की देखना, गोद भरना, फलदान। फिर शादी, यानी 2 माह में सब कुछ हो गया। उमा बहुत सीधी सादी लड़की है। पहले सोचा उसको अपने बारे में सब कुछ बता दूं, फिर किसी अंतर शक्ति ने रोक लिया था। बेकार ही वो तुम्हें गाली देगी, तुम्हारा सम्मान बना रहे, इसलिए मैं सब कुछ बाहरी तौर पर करता रहा। ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं, ईश्वर ही जानता है। मैं ईश्वर से हर रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में तुम ही मेरी ज़िंदगी में आना। अपने को स्ट्रांग बनाकर चलना। सब कुछ पीछे छूटता जाता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। बस मेरे हाथ में इतना है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगता रहूं। मुझे इस जन्म में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए था। हे ईश्वर, अगले जन्म में ज़रूर मिलवा देना। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 19 अप्रैल 1989। आज तुम्हारा जन्मदिन है। याद है कॉलेज में तुम्हारा जन्मदिन कितने सुंदर ढंग से मनाया जाता था? वही एक दिन होता था जब हम सब रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते थे। तुम्हारा वो केक काटना, मोमबत्ती की लाइट में चमकता वो चेहरा, वे सुंदर दिपदिपाती आंखें। मेरी स्मृतियों से कुछ नहीं गया। जन्मदिन मुबारक हो हिम। कबीर को याद करते हुए चारों तरफ तुम्हें ही देखता रहा हूँ।
लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 25 फरवरी 1992। घर में बेटे का जन्म हुआ है। घर खुशियों से भरा है और परिवार वालों ने उमा को सिर्फ आंखों पर बैठा रखा है। बेटे की तस्वीर भेजूंगा। खूब मोटा गब्दू सा है, टिकुर टिकुर देखता है। लाइफ में नए का आगमन पुरानी स्मृतियों को और घनीभूत कर रहा है। भारत आने का प्रोग्राम बने तो खबर करना। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। आखिर मैं किसकी तलाश में भटक रहा हूँ। मेरा आज तक किसी काम में मन नहीं लगा, बस स्वयं को आजमाता रहता हूँ। दूर किसी एकांत में जाकर कविताएं लिखता हूँ जो केवल तुम्हारे लिए ही हैं। जीवन में इंसान खुशियाँ पाने के लिए कितनी तरह की कोशिशें करता है, पर माया महाठगनी के मोहपाश में फंसता चला जाता है। मेरी पोस्टिंग हो गई है, अकेला ही जा रहा हूँ। वैसे भी मैं सबके साथ रहकर भी अकेला रहता हूँ। मेरी चिंता मत करना, बस अपना ख्याल रखना। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 9 मार्च 1992। मुझे पता चल गया था कि आंटी का स्वर्गवास हो गया है। तुम आई थी केवल एक हफ्ते के लिए। हम लोग आना चाहते थे, रिजर्वेशन भी करवा लिया था, पर जब खबर मिली कि तुम लौट गई हो तो हम सब ने आना कैंसिल कर दिया था। वहाँ हम लोगों को कोई नहीं जानता था। तुम रुक सकती थी, क्यों नहीं रुकी? क्या तुम भी वहाँ के वातावरण की, मौसम की, जीवन शैली की आदी हो गई हो? तुम कैसी हो? वजन उतना ही है या घट बढ़ गया? खाना बनाने से लेकर बाकी सारे काम तुम्हें करने होते होंगे। यहाँ लोग पागल हैं विदेश जाने के लिए। प्रतिभा पलायन जानती हो ना, वही हो रहा है। लोग बाग जमीन बेचकर, मकान गिरवी रखकर वहाँ आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तुम्हारा पति भी कहाँ रुकता होगा। हिम, अब जब भी आओ एक आध महीना रुक कर जाना। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पागलपन को क्या नाम दूँ? मेरे हृदय में तुम बसी हो, मेरी आत्मा तुमसे चिपकी है और मेरा हर पल तुम्हारे साथ होता है। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ उमा का, मैं उसको आज तक नहीं अपना सका हूँ। मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ तुम्हारी यादों से, तुम्हारी उपस्थिति की खुशबू से, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी मुस्कुराहट से, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी खिलखिलाहट से। क्या करूँ, मेरा मुझ पर वश नहीं है। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 10 मार्च 1999। इस बीच जीवन में कई झंझावात आए, उन्हीं से घिरा रहा। बच्चों की पढ़ाई, उन्हें स्कूल छोड़ना, लेने जाना, कोचिंग छोड़ना फिर लाना। उमा घर का सारा काम संभालती है। मैं 3 महीने गांव में जाकर रहा। एक पति पत्नी ने ज़मीन के मामले में फंसा दिया था। मैं फंसता चला गया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी परिवार को। हिम, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, दूर, बहुत दूर, अज्ञात स्थानों पर। तुम तो जानती हो मुझे क्या क्या पढ़ने का शौक़ था। ज्ञान विज्ञान, तंत्र साधना, महाभारत, कथा सरित सागर और धम्म पद पढ़कर समय निकाला। जो विषय यानी प्रेम मेरे दिल दिमाग और रोम रोम में बसा था, उससे संबंधित किताबें पढ़ने पर गहरी वेदना में डूब जाता हूँ। विषम विचार और पसंद कैसे बदल जाती है। हम भागते रहते हैं, दुबते छुपाते रहते हैं। अब जीवन में सच और झूठ की लड़ाई ही दिखाई देती है। लौट कर कब आ रही हो? मेरे बचपन का दोस्त तुम्हारे परिवार को जानता है। जब भी वो बेंगलोर जाता है अंकल से मिलकर आता है। अंकल को किसी बात का गहरा सदमा लगा है। वे दुख की गुफा में कैद हैं। उनका निर्णय ही उनके लिए जानलेवा हो रहा है। तुम्हें अंकल को उस महादुख, पछतावे और अवसाद से निकालना होगा। हिम, अंकल के पास आकर रहो 1-2 माह। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 2001। अंकल भी चले गए। मेरे दोस्त ने बताया था कि वे वर्षों से नितांत अकेले थे। अंतिम दिनों में उनका छोटा भाई उनके साथ था। उनकी याददाश्त चली गई थी। वे कहीं भी उठकर चल देते थे, बार बार गिर पड़ते थे। तुम्हें ज़्यादा पता होगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं आने दिया था। तुम अपने पिता के बेहद करीब थी। तुम्हारे पापा का सपना था तुम्हें कुछ बनाने का। वे अपने दामाद से दुखी थे, नाराज़ भी थे, तुमको लेकर गहरी चिंता में रहते थे। एक समय हमारा कितना बड़ा ग्रुप हुआ करता था कि हम सब एक ड्राइंग रूम में नहीं समाते थे। और आज देखो, सब अपने अपने घरों में कितने अकेले हो गए हैं। मेरा बेटा बाहर पढ़ना चाहता है। अगर वो अमेरिका आया तो मैं उसको भेजूंगा तुमसे मिलने के लिए। मिलोगी ना? तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी,
दिनांक 20 सितंबर 2009। बेटा आएगा तुमसे मिलने के लिए, उसके हाथों को सामान भेज रहा हूँ, वो वहाँ तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। यूँ बहुत समझदार है, फिर भी पराया देश तो पराया ही होता है। वो लंदन जाना चाहता था, पर मेरा आकर्षण अमेरिका के लिए इसलिए था क्योंकि वहाँ तुम हो, मेरी सबसे भरोसेमंद साथी। लग रहा है जैसे जीवन बर्फ की तरह पिघल कर छोटा होता जा रहा है। बस एक बार तुमसे मिलने की ख्वाहिश है, अगली बार मैं भी आऊँगा। मेरा पता बदल गया है, बेटे से मिलकर तुम खुश हो जाओगी हिम। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 2 अक्टूबर 2009। पता नहीं क्यों अंदर से डर बैठता जा रहा है। तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, चलने में सांस फूलने लगती है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। दिन भर ऑफिस का काम, रात में 2 बजे तक जागता रहता हूँ। टीवी देखना, रेडियो सुनना या कुछ पढ़ना, यही दिनचर्या हो गई है। जब से माँ गई है तब से मेरा मन उखड़ गया है। यहाँ हर रोज़ शाम को 1 घंटे नदी के किनारे पत्थरों पर खामोश बैठा नदी की धारा को देखता रहता हूँ। कई बार नदी का पानी तेज़ आवाज़ें करता बहता हुआ अपनी रहस्यमय बलाधातों का एहसास करवाता भीतर उतरता हुआ लगता है। क्या तुमने भी ऐसा महसूस किया है? बेटा तुमसे मिलने इस बार नहीं आ पाया है, अगली बार जरूर आएगा। तुम्हारा तड़प। प्रिय हिमानी, दिनांक 18 मई 2010। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ। पीठ में ट्यूमर बन गया था, 3.5 घंटे ऑपरेशन चला था। तब होश आया तो ज़िंदगी की कीमत पता चली। हॉस्पिटल में रहते हुए अतीत में दौड़ लगाता रहा। तड़प की तड़प किसी को दिखाई नहीं देती। बचपन याद आता रहा, फिर कॉलेज के दिन और तुम जब याद आती हो तो सारी कायनात रोशन हो जाती है, लेकिन जैसे ही तुम अदृश्य होती हो तो फिर एक लंबी वीरानियत और अजनबियत फैल जाती है। घर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगा, चिंता मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा तड़प। पापा पापा, मैं अलमारी पर मुक्के मार रहा हूँ। मेरी सिसकियाँ बंद नहीं हो रही हैं। पता नहीं कितनी देर तक मैं सारी चीज़ों को थामे वहीं बैठा रोता रहा। तुम मेरे पापा थे, पर तुम्हारे अंदर उससे भी बड़ा कोई और इंसान मौजूद था। दरवाज़ा खटखटाने की तेज़ आवाज़ आई तो मैंने हड़बड़ा कर सारे कागज़, डायरी उसी थैले में बांध कर रख दिए। सब लोग आ चुके हैं, पंडित जी को फ़ोन कर दो। माँ आकर मेरे कंधे थाम कर खड़ी हो गई। मैं उनकी हालत देखकर सहम गया। माँ रात भर रोती रही थी। उनका चेहरा इन 2 दिनों में पिचक कर मुरझा गया था। वे एक दूसरी ही औरत लग रही थी, पति के वियोग में विक्षिप्त सी, असहाय सी। माँ को ये सच पता ही नहीं है कि जिसके लिए वे रात भर रोती रही हैं या जिनके बिना वे अपने जीवन की कल्पना नहीं कर रही हैं, वो यानी मेरे पापा उन्हें प्रेम नहीं करते थे। हाँ, माँ उन्हें प्रेम करती थी, ये मैं जानता हूँ। माँ ने पापा का हर कदम पर, हर मुसीबत में साथ दिया था। माँ के जीवन में सबसे बड़ा आघात, विश्वासघात यही होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि पापा ने अपनी इस इकलौती अलमारी में किसी और के लिए प्रेम के प्रतीक सहेज कर रखे रहे थे। बेटा, माँ ने पुकारा। आ रहा हूँ माँ। तुम्हारे पापा का हर क्रियाकर्म यानी अंतिम संस्कार बहुत ग्रेसफुली होना चाहिए। सारे पेपर्स दे दो, उनकी डायरी में उनके पुराने दोस्तों के नाम होंगे, उन्हें खबर कर दो। कौन क्या क्या काम करेगा ये जिम्मेदारी सभी को समझाकर सौंप दो। आपने दवा ली, कुछ खाया? यामी, माँ के लिए कुछ खाने के लिए लाओ, उन्हें मेडिसिन लेनी है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं अपनी आवाज़ों को, अपनी रुलाई को इन दीवारों के बाहर खुले आसमान में उछाल कर फेंक देना चाहता था। यामी, माँ की मेडिसिन का ध्यान रखना तुम्हारी ड्यूटी है। जी भैया, आप ठीक तो हैं? यामी मेरा हाथ पकड़कर पूछ रही थी। मैंने अलमारी को लॉक कर दिया। मैं अपनी माँ को एक नया सदमा नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन जब सारे लोग आ गए तब पापा का अंतिम संस्कार किया गया। मैंने शानदार ढंग से फूलों से शव वाहन सजवाया था। फूलों की चादर पर पापा को लिटाया, दूसरी फूलों की चादर उनके ऊपर डाली गई। फूलों की शव शैया पर लेटे पापा अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। उस पराशक्ति के सामने हम सब बेबस होकर उन्हें विदा कर रहे थे। इससे बड़ा सत्य हमने इतनी कम उम्र में देख लिया था कि अब हमारे लिए जीवन और मृत्यु का समान महत्व हो गया था। हर कोई उन्हें अंतिम विदा दे रहा था। वहाँ उपस्थित हर कोई शव वाहिका को परिक्रमा कर रहा था। ये कैसा जीवन मृत्यु का विधान है कि मृतक की परिक्रमा ठीक वैसे ही करो जैसे मंदिर की,
वृक्षों की परिक्रमा करते हैं। मृत शरीर का सम्मान करो ताकि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए और शरीर पंच तत्व में मिल जाए। एक परिक्रमा में जीवन के लिए प्रसन्नता, कामना, कल्याण का भाव रहता है और दूसरी में वेदना, असीम दुख और मोक्ष की कामना होती है। हे ईश्वर, पंडित जी ने कहा, मन ही मन मंत्र का जाप करो, चित्त को स्थिर रखो। अभी क्रियाक्रम करते हुए बहुत धैर्य से काम लेना होगा। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। शव उठने से पहले माँ को अंतिम दर्शन करने थे। अब माँ का धैर्य टूट चुका था। वे बिलख बिलख कर रो रही थीं। पापा के सिर को, माथे को, गालों को चूम रही थीं। उनका विलाप हृदय विदारक था। सबने उनको थामा हुआ था। सब कंधा देने को झुके ही थे कि देखा सामने गाड़ी रुकी, सफ़ेद रंग की गाड़ी। उसमें से एक महिला उतरी। उन्होंने हल्के क्रीम कलर का सूट पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा था। वो एक बड़ी सी माला लिए थी, सफ़ेद रंग की फूलों की महकती माला। बिना किसी को देखे वो सीधे पापा के शव के पास आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से माला चढ़ाई। वे जैसे पापा को रोक कर कुछ कह सुन रही हों। उन्हें जैसे जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने सिरहाने आकर पापा के माथे पर हाथ फेरा, बालों को सहलाया, अपने रुलाई के वेग को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। वे एकटक पापा का चेहरा देख रही थी। पापा के साथ उनका मौन संवाद चल रहा था। जब हम सब लौट कर आए तो देखा वे कोने में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। क्या उन्होंने अपना परिचय दे दिया था? क्या माँ को कुछ पता चल गया था? वे इतनी दूर से आई कैसे? पापा के ग्रुप से पता चल गया होगा। जो इतने वर्षों में कभी नहीं मिली थी, वो आज अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में कैसे आ गई थी? नमस्ते, मैंने हाथ जोड़कर कहा। सुभाष तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे, तुम पर गर्व था उन्हें। मैं चुप, इधर उधर देखता। माँ तो नहीं सुन रही हैं। तुम मेरे पास आने वाले थे? जी। वे इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रही थीं कि मुझे उनके एकदम करीब बैठकर बात सुननी पड़ रही थी। आप कब आईं? कल रात पहुंची। अभी तो रुकेंगी? परसों की फ़्लाइट है। मैं इधर उधर देख हड़बड़ा सा रहा था। मैं माँ के लिए डरा हुआ था। माँ को जरा सा भी शक हो गया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप कहाँ रुकी हैं? होटल में। जी, मैं आपके पास आता हूँ। वे समझ गई थी कि उनका वहाँ ठहरना ठीक नहीं है। वे अजीब सी मनस्थिति में थी, रुकने न रुकने की असमंजस से भरी स्थिति में। फिर जाते समय वे माँ के पास गईं। उनके दोनों हाथों को थाम कर मौन सांत्वना देती रहीं। माँ से एक शब्द भी न कहा गया। अपना ख्याल रखिए, अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने कहा। थैंक्स। माँ एकदम औपचारिक हो उठी थी। बाहर निकल कर वे ठहरी, कुछ कहना चाहती थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। बेटा, मेरे दोनों कंधों को पकड़कर वे फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों की रुकी रुलाई आज सारे बांध तोड़कर फूट पड़ी थी। आंटी, संभालिए, मुझे डर था कहीं अंदर से माँ ना आ जाए। बैठिए 1 मिनट। मैंने चारों तरफ देखा कि कौन कौन मेरे आसपास था। कौन माँ के पास था। माँ की बहनें माँ को घेर कर बैठी थीं, उन्हें कुछ खिलाने का प्रयास कर रही थीं। मैं भीतर गया, जल्दी जल्दी लाल थैला निकाला और एक पेपर में लपेटा। पकड़िए, ये क्या है? आपका सामान जो पापा आपको भेजना चाहते थे। मेरे लिए? वे 2 कदम पीछे को हटी और दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। मैं नहीं ले सकूंगी, कहाँ ले जाऊंगी, कैसे? वे घबरा रही थी। मेरा सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। माँ कहीं देख तो नहीं रही हैं, कुछ सुन तो नहीं रही हैं? ये सब आपका ही है। तुम्हें कैसे पता? पापा ने बताया था। वे सुनी सुनी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। न जाने क्या सोचकर उन्होंने थैला हाथ में ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम मेरे पास आओगे ना? वे मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी। सुभाष था तो लगता था कोई है अपना, जिससे आधी रात को भी बात कर सकती थी। वे कुछ पल रुकी, फिर बोली, अब तुम हो। इस सारी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा अपना कोई नहीं है, कहकर वे अपने आंसू पोंछने लगी। जी। मैं उनको वहीं खड़ा छोड़कर अंदर आ गया। मेरा दिल धक 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 कर रहा था। वापस आकर मैंने देखा वे जा चुकी थीं। चारों तरफ मातम भरा सन्नाटा पसरा था। तेज धूप से बरामदा तप रहा था। काले रंग की बिल्ली एक कोने में पड़ी सुस्ता रही थी। बाल्टियों में भरा पानी कुत्ते पी रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने चारों तरफ दर्द का कुहासा फैला दिया था। पता नहीं कितनी देर तक मैं यूं ही रोता रहा, सिसकता रहा था,
कि उनको यूं जाने देना मुझे पापा के प्रति अपमानजनक लग रहा था। मैं वहीं धम्म से बैठ गया। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने देखा माँ मेरे सामने खड़ी है, मुझे अपने सीने से लगाकर पूछ रही है, तुम कौन से खजाने की बात कर रहे थे? पापा का कौन सा खजाना था? माँ आपको ठीक रहना है, आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आपको कुछ नहीं होना चाहिए माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हम तुम्हारे साथ ही हैं बेटा। अब माँ मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मेरे आंसू पोंछ रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी देखेगा सारा गांव बंधु। आशा है ये हृदय स्पर्शी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद